इसको देखो, अभी यहाँ पे एक कबूतर आया, ये देखो, ये उसको भगाने के लिए आ गया यहाँ पे, एकदम अंदर बैठा था, मेरे को ये क्यों भाग रहा है, कबूतर भगाने आया था। सुनो, कल हम जो पानी वाला लाए वो वापस करके आना पड़ेगा। नहीं होता वापस। अरे ऐसे कबूतर भगाएगा तो पानी कौन पीने आएगा हमारे यहाँ? मैंने तो कल ही बोला था कि पानी उसको नहीं पीने देगा, खुद ही बैठ के पिएगा पानी उसके बदले। देखो अभी भी इंतजार कर रहा है उसका वहाँ खड़े होके। क्या बात है जी, क्यों भगाया उसको बेचारे को? यहाँ बैठा था तो सुनता तो ऐसे है ना जैसे सब बात इसको समझ आ रही है। देखो देखो अब क्या करेगा लीश के साथ। हर गेम इसको, हर चीज में इसको यही गेम सोचता है। किचन से पानी गिर रहा है, पता नहीं क्या, ऊपर जो हमारे ऊपर रहते हैं शायद उनके यहाँ से है। अरे जब वो सफाई करते हैं ना, हाँ तो देता आंटी कह रही है, वो इस वाले फ्लैट में पहले वो रहते थे, हाँ तो बोल रहे हैं कि हमें भी होती थी ये प्रॉब्लम, बट मुझे टेंशन ये है ना कि किसी दिन काम वाली किसी दिन काम कर रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ, ऊपर से ये जो सिले गिर ना जाए ऊपर। टाइल लगी हुई है, ये तो मेंटेनेंस टीम में बोलना ही पड़ेगा भाई। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मदर्स डे, तो सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे, और मेरी मम्मी को भी हैप्पी मदर्स डे, एंड नैनी की मम्मी को भी हैप्पी मदर्स डे। ये लोग जो भी व्लॉग हमारा देख रहे हैं उस साइड से उनको हैप्पी मदर्स डे। सबकी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे, करेक्ट। तो और मैक्स की मम्मी को भी हैप्पी मदर्स डे। गिफ्ट वही है, ही इज़ द गिफ्ट। वो तो है ही। तो आई होप कि मदर्स डे अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उसके लिए पानी का बर्तन हम लोग कल लेके आए थे, तो उसमें पानी डाल दिया है, बर्ड्स के लिए रख देते हैं। भाई बर्ड्स को ही पीना चाहिए, ये पिएगा तो दिक्कत आ जाएगी। यही पिएगा मुझे। यहाँ रख देता हूँ ताकि बर्ड्स पी सके। गिरना मत भाई यार प्लीज। इधर लगेगा, यहाँ पे मैक्स के मुंह मार के गिराना थे। फिर? इधर को रखो थोड़ा सा। चलो इधर रख ऐसे दो, इधर। क्योंकि भारी भी बहुत, अगर किसी के सिर पे गिरा ना तो खत्म कभी ही है मैंने बंदा इधर वो। रखवाया। और अभी उधर कहीं से आवाज़ आ रही थी ना उसकी, मुझे लग रहा है धरना कोई तो- प्रदर्शन। हाँ, किसी को लगता है फिर से अपार्टमेंट्स नहीं मिले। इस साइड में, मतलब नोएडा साइड में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों से पैसे ले लेते हैं और उन लोगों को घर नहीं देते। बहुत फ्रॉड होता है। से कि दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे जो घर वर है या फिर ज़मीन है ना रोड पे बिकता है। हाँ। जैसे रोड पे फल वल की, सब्जी की, ये सब की रेडियाँ लगी होती है ना, वैसे लोग खड़े होते हैं एजेंट्स, और वहाँ पे आपको पर्ची बांटते रहते हैं। घर ले लो, विला ले लो, ज़मीन ले लो, फार्म हाउस ले लो, ये सब रोड पे बिकता है भाई। सोच लो, मतलब चल रहे हैं चेंज है जेब में, रोड पे रुक के घर खरीद लिया किसी ऐसा। अगर सपना है ना कि उसको विला खरीदना है तो वो इस वाली रोड पे आ जाओ, उनके रेट देख के आपको लगेगा हमारा सपना पूरा हो भाई सकता है। 6-6 लाख रुपए में बोल रहे हैं कि ज़मीन मिल जा रही है पूरी, और पता नहीं वो ज़मीन लीगल है इलीगल है, किस कोने में है, किस खेत में है, किस जंगल में, पता नहीं। तो ये सबसे अवेयर रहना ज़रूरी है। देख क्यों नहीं रहा है भाई? अच्छा, तुलसी जी के पास दीप जलाने आया है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं देख लिया, मैंने सब देख लिया। चलो लाओ दे दो, क्योंकि ये खा जाता है इसको, और खाने के बाद पेट दर्द करेगा झूठ मूठ का इसका, और ये चिल्लाएगा। लाओ दे दो भाई, इतना ढीठ है, देख लो ढीठ है, देख लो कितना, देख लो ढीठ इसको। ढीठ कॉटन भी थी इसमें जो मैंने मतलब बाती जगाई थी। पकड़ो इसको, छीलना पड़ेगा। अब तू ऐसे नहीं देगा, तू कमांड से ही देगा। लीव लीव, ओ ढीठ आदमी, लीव लीव लीव। इतना अच्छा बाबू मत बना कर, ठीक है? नहीं मिलेगा ये। 2000 years later. So, अभी क्या है कि आप लोगों ने इस पोजीशन में देख लिया तो समझ गए होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो सीन ऐसा है कि थोड़ा कभी कभी बंदे अपसेट हो जाते हैं, हम भी आज अपसेट हैं। तो रीज़न होता है कि कभी कभी आप कुछ प्लानिंग करते हैं जो आपके एज पर प्लानिंग नहीं हो पाती है, तो चीज़ें ख़राब लगने लगती है, जैसे हमें भी फिलहाल लग रहा है, और अभी से नहीं काफ़ी टाइम से लग रहा है। तो सीन ऐसा था कि इट वॉज 2019 राइट। हाँ, तो इट वॉज 2019 जब हम लोगों ने एक सपना देखा था, बहुत बड़ा सा सपना देखा था। हमारी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, हम लोग डेट कर रहे थे बस। तो हमने जो सपना देखा था वो काफ़ी बड़ा था। सपना ये था कि हम अब्रॉड जाएंगे। अब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, जो कि झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बोकारो स्टील सिटी से। मेरे लिए दिल्ली आना बहुत बड़ी बात थी। तो दिल्ली आने के बाद अब मैं यहाँ से अब्रॉड जाने की कैसे सोच सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, और नैमी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। तो ये सपना हमने देख तो लिया था, लेकिन बस टू बिग फॉर अस टू रियलाइज कि ये सच हो सकता है। तो पहले तो हमने सपना देखा, फिर हमने ड्रॉप कर दिया कि चलो बहुत बड़ा सपना है, ये हम लोग तो पूरा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा था हर तरीके से हमें, ये दूसरे लोगों के लिए है। लेकिन फिर धीरे धीरे रियलिटी में आए, हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ बनाई, और पॉसिबिलिटीज़ वगैरह सब बना के ये बना
कि जो सपना है वो हो सकता है। तो सपना हमने ये देखा था कि वी विल इमिग्रेट टू कनाडा, एंड उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो उसमें एक सबसे पहले चीज़ था PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। अब उसके बारे में कुछ पता नहीं था, ये पता चला कुछ लोगों से। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया काफ़ी सारा, और रिसर्च करने के बाद हमने डिसाइड किया कि वी विल गो विद द PR वाला सिस्टम। और उसके लिए लेट्स चेक फॉर, मतलब हम दोनों ने ये प्लान किया था कि हम अलग अलग जाएंगे, बिकॉज तब तक हम लोग अनमैरिड हाँ। थे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कंसल्टेंसी हायर किया, किसी के कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था, तो हम लोगों ने एक कंसल्टेंसी हायर किया। वो नाम है उसका एपटेक, ठीक है। उस कंसल्टेंसी ने डे 1 से ही हमें रुला दिया। तो उनका काम होता है, आपका फाइल लेते हैं, इवेलुएट करके फिर बताते हैं आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो कंसल्टेंसी वगैरह से क्या ना, इन लोगों का थोड़ा स्कैम भी चलता है कि आपका कुछ भी पॉइंट्स बनेंगे वो आपको बोल देंगे कि आप एलिजिबल हो, और आपका एलिजिबल तो बंदा हो जाता है। लाइक आप लगा लो कि 67 पॉइंट्स के ऊपर बंदा एलिजिबल है, या फिर 100 पॉइंट्स के ऊपर बंदा एलिजिबल है, लेकिन व्हाट इज द मार्केट स्टैंडर्ड दैट इज गोइंग ऑन। तो वो अगर स्कोर 400-500 चल रहा और आपका 300 स्कोर है, उसमें बोल देंगे आप एलिजिबल हो। तो दैट इज करेक्ट, आप एलिजिबल तो हो, लेकिन अगर वहाँ पे कोई टाइप ब्रेकिंग रूल चल रहा है, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हाईएस्ट स्कोर पे चल रहा है, तो जो 500-600 चल रहा है वही तो जाएगा ना। तो वहाँ पे वो लोग ये नहीं बताते कि आपका स्कोर कम है, आपका नहीं हो पाएगा। वो बोलते हैं आप एलिजिबल हो जाएगा। तो उसी तरीके से उसने हमें गलत कैलकुलेशन करके गलत स्कोर बता दिया। इसका तो सही बताया था, मेरा गलत बताया था, और पहले फाइल मेरी डालनी थी, तो उसके हिसाब से मैंने फाइल डाल दी। कुछ टाइम के बाद मैंने खुद से कैलकुलेशन किया, तो पता चला कि इनका कैलकुलेशन तो गलत है। एज पर माई कैलकुलेशन हमारा स्कोर काफ़ी नीचे आ जा रहा है। CRS स्कोर होता है, अगर आप जाके गूगल करोगे तो पता चलेगा। तो CRS स्कोर उस टाइम पे मेरा था 425, और उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था 449, और उस टाइम में मार्केट स्टैंडर्ड चल रहा था 440 से लेकर 450 तक। तो 449 वाज अ वेरी गुड स्कोर एट दैट टाइम। हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला हम रेक्टिफाई करते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि उन्होंने गलत कैलकुलेट किया। मतलब हमेशा की तरह स्पेशली इंडिया में कोई अपनी गलती मानता नहीं है। सो शी वॉज लाइक नहीं सर, मैंने तो सही कैलकुलेट किया है। अगर अविनाश की जगह कोई ऐसा बंदा होता जिसको 1% भी नॉलेज नहीं होती, वो बंदा ठगा जाता। ठगे तो हम भी गए हैं बट वो बंदा पहले ही स्टेप पे ठगा जाता। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनसे कुछ अलग से डिस्कशन वगैरह किया, कुछ फीस जो देना था उसमें कुछ रिबेट भी लिया, क्योंकि ये उनकी गलती थी और उसके वजह से हमने इतना इन्वेस्ट किया था। तो इस वजह से हमने उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया। फिर तैयारी होने के बाद हमने फिर आइल्स का एग्जाम देने का डिसाइड किया, क्योंकि आइल्स का जो एग्जाम है बहुत ट्रिकी होता है, और उसमें एक सर्टेन बैंड लाना होता है, लाइक 8777 बैंड लाओ, तो उसके बाद ही आपका स्कोर ऊपर होता है, अदरवाइज आपका स्कोर काफ़ी नीचे हो जाता है। तो वो आइल्स का एग्जाम पहले मैंने प्रैक्टिस किया, भाई बहुत खराब स्कोर आ रहे थे घर में, और मतलब वो ऐसा हो रहा था कि मतलब आप लगा लो कि 5-6 बैंड्स आ रहे थे घर में प्रैक्टिस करने में। फिर प्रैक्टिस करते करते हमने बैंड बढ़ाए, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया। वो एग्ज़ाम एक में खुद ही एक टॉर्चर है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम देने के बाद स्कोर आया, मेरा 9 बैंड आ गया, इसका 8 बैंड आ गया, तो उस हिसाब से हम लोग का मतलब स्कोर सही आ गया। तो हमारी फाइल जो है उसके बाद डली थी। उसके बाद 8-9 महीने 10 महीने बीतने के बाद तो कोई अपडेट नहीं था। फिर लगता है किसी समझदार बंदे के हाथ में फाइल गई होगी हमारी, और उन्होंने फिर बताया कि आप लोग अलग अलग फाइल डाल के रखे हो, अगर आप लोग कंबाइंड फाइल डालते हो तो उसमें क्या होगा कि पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, एंड देन देयर विल बी अ वेरी गुड चांस 450 के ऊपर पॉइंट्स पहुंच जाएंगे, 470 के आसपास ना। हाँ। तो इट विल बी अ वेरी गुड स्कोर। तो फिर हम लोगों ने चलो डिसाइड किया कि उसके लिए फिर शादी वादी होगी तभी तो एक साथ फाइल डालेंगे ना, ऐसा तो आप डाल नहीं सकते। तो फिर हमने शादी वादी प्लान किया, शादी हुई एंड फाइल वाइल डला, सब कुछ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था, हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा था, जिसके लिए हमें ये इतना बड़ा लग रहा था, वो ये था कि हमें फंड्स दिखाने होते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स के रूप में, दैट इज अराउंड 8.5 to 9 लाख रुपीज। तो वो अरेंज करने में जो हमारी हालत खराब हो गई थी ना, क्योंकि हमारे पास जीरो सेविंग्स, ऑब्वियसली मैं जॉब करता हूँ, ये भी जॉब करती है, तो उसमें सेविंग्स कुछ होता नहीं है। अगर आप 20-30 हज़ार रुपये सेविंग्स कर लोगे और वहाँ पे आपको 8.5 to 9 लाख दिखाना है, और सारा कैश में दिखाना है, एंड दैट इज ओनली प्रूफ ऑफ फंड, बाकी प्रोसेसिंग का सब चीज अलग है। प्रूफ ऑफ फंड्स अरेंज करने के लिए हमने कुछ लोन्स लिए, ठीक है, फिर कुछ रिलेटिव से इधर उधर से हेल्प लेके हमने प्रूफ ऑफ फंड अपना बना लिया, अकाउंट में डाल के स्टेटमेंट वगैरह जनरेट करके रख लिया, और हमारी फाइल डली हुई थी। 1.5 साल के अराउंड फाइल हमारी डली रही वहाँ पे, और उसके बाद जाके हमारा IT लेटर आ गया। तो IT लेटर आप देख लो कैसा दिखता है, इसके लिए ही सारा जो है मारा मारी है, क्योंकि ये IT लेटर आ गया तो आप समझ लो कि आप कनाडा चले जाओगे, ठीक है, लेकिन हम नहीं जा पाए। IT लेटर आने के बाद मतलब ये सबसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द है
कि ITA लेटर आने के बाद हम लोग कनाडा नहीं जा पाए। और इट्स नॉट कि मैं आपको ये हम लोग ये स्टोरी बता रहे हैं, अब लोगों को क्या लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं गए, या हमने लोगों को पागल बनाया कि कनाडा जा रहे हैं, बट इट वाज ट्रू। आप लोग देख सकते हो कि हमारा ITA लेटर आया और हमने आगे क्या किया वो अविनाश आपको बताएंगे। तो सीन ऐसा है कि जब आप अपना फाइल डालते हो तो आपको हर चीज़ डालनी होती है, तो आपका एक जॉब कोड होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका जॉब कोड आपको डालना होता है। तो वो जो जॉब कोड है वो जो कंसल्टेंसी है उसने गलत डाला। उस टाइम पे भी मैंने उसको बोला था कि मेरा ये जॉब नहीं है, लेकिन उसने बोला कि यही जाएगा आपके जॉब के हिसाब से, उसने गलत जॉब कोड डाल दिया। अब क्या होता है कि जब आप जॉब कोड डाले हो तो जो आपकी फाइल में जो डिटेल्स है, बेस्ड ऑन दैट आपको जो है ITA आने के बाद आपके पास 2 महीने का टाइम होता है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है तो फिर आपका जो है वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह होता है, PR अप्रूव होता है आपका। तो वो जब जॉब के लिए रेफरेंस लेटर देना पड़ेगा एज अ प्रूफ, तो जो रेफरेंस लेटर कंपनी से मिलता है, आप ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी डाल दोगे, आप जो काम करते हो वही तो डालोगे ना उसमें। तो मैंने उनसे बोला कि ये मेरा रेफरेंस लेटर है, तो वो कह रही नहीं इसमें तो ये जॉब कोड है, ये आपको लिखवाना पड़ेगा। मैंने बोला ये तो मैंने पहले ही बोला था कि ये मेरा काम नहीं है। तो उनकी गलती की वजह से क्या हुआ, हमें वो ITA डिक्लाइन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। कोशिश भी करी कंपनी से कि वो लोग अगर कुछ ट्वीट करके कुछ लिख के देते, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज इलीगल, और कोई भी कंपनी ऐसा करेगी नहीं। जो मैं काम करता हूँ कंपनी वही रेफरेंस लेटर में वही देगी मेरे को। तो यहाँ पे मामला फंस गया, हमने वो ITA लेटर कर दिया डिक्लाइन, और हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा था और रेगुलरली जो है वो ड्रॉज हो रहे थे। तो उन्होंने भी बोला, कंसल्टेंसी ने भी, और हमने भी सोचा कि चलो इसको डिक्लाइन कर देते हैं। हमारा स्कोर इतना अच्छा है, मार्केट स्टैंडर्ड से 2-4 पॉइंट ऊपर ही था। इट वाज अराउंड 472, और उस टाइम पे मार्केट स्टैंडर्ड 470 चल रहा था। स्टैंडर्ड 469 उस टाइम पे चल रहा था, 470 469, हमारा 472 था। तो हम वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो है अगले ड्रॉ में आ ही जाएगा, और अगले ड्रॉ में आ भी जाता। लेकिन सीन ऐसा हुआ कि जैसे हमने डिक्लाइन किया उसके बाद से ड्रॉ नहीं हुआ। तो आप लगा लो कि 2021 में लास्ट ड्रॉ हुआ होगा जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास। उसके बाद से कोई ड्रॉ अभी तक हुआ नहीं है। वो सिर्फ कैनेडियन जो लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास 1 होता है उसके अंदर ड्रॉ हो रहा था सिर्फ, जो कि लोग कनाडा के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर रह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, उन लोगों को PR देने के लिए ये सीन हो रहा था ताकि बाहर से कोई पैंडेमिक सिचुएशन में कंट्री में ना जाए। तो इस बात पे हमारा मामला अटक गया। उस दिन से लेकर के आज तक अभी तक कोई वो आया नहीं है ड्रॉ। और अभी क्या है कि लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जुलाई से जो है वो ड्रॉ दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो आगे के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमारा जो IELTS है वो भी एक्सपायर हो गया है। तो अभी तो IELTS के लिए प्रिपरेशंस करने होंगे, फिर दोबारा से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब तो मैं खुद ही इतना एक्सपीरियंस हो गया हूँ कि कर लूँगा, लेकिन ITA लेटर आने के बाद भी नहीं जा पाए तो इट्स टू अर्ली कि मैं अभी आप लोग को कुछ बताऊँ। अगर कुछ इसमें प्रोग्रेस होता है तो ज़रूर बताऊँगा। तो बस यही था अपना जर्नी। एक जो ये स्टोरी था, मैंने सोचा था कि मैं कभी शेयर नहीं करूँगा, अपना जो सब बढ़िया हो जाएगा तो सिर्फ गुड चीज़ें ही दिखाऊंगा, लेकिन ये सब भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है एंड वी वर वेरी अपसेट। तो मैंने सोचा कि ये आप लोग भी हमारी एक फैमिली हो तो ये जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। हाँ, इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ पूछना होगा कनाडा से रिलेटेड तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैंने इतना रिसर्च किया है, इनके चक्कर में इतना रिसर्च किया है कि मुझे खुद काफ़ी चीज़ें आ गई है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और आगे का तो भगवान मालिक है, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। ये स्टोरी हम लोग आपके साथ शेयर करें, इसके पीछे भी एक रीजन है कि हम लोग की तरह आप किसी कंसल्टेंट के झांसे में मत फंसना, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ पंजाब में हर जगह ऑल ओवर इंडिया ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। तो हमारा सिर्फ ये नहीं था कि हम अपने दुख आपको जाहिर करें, तो हमारा मोटिव था कि हम लोग आपको भी इस चीज़ के लिए अवेयर कर दें। तो ऐसी गलती मत करना। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए या किसी को भी इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो अविनाश को आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है दे दूंगा, एटलीस्ट किसी के तो पैसे बच जाए भाई, क्योंकि ये लोग फीस जो लेते हैं ना 60, 70, 1 लाख 1.5 लाख इस तरीके से फीस लेते हैं। तो चलो किसी के भी पैसे बच गए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम किसी के काम आ जाए तो और क्या चाहिए। और A few moments later. एक बाइक जा रही है ना स्कूटी जैसी, ये भाई साहब पीछे से आ रहा है, कब से हॉर्न बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आगे क्यों नहीं निकल रहा है, बस केवल हॉर्न बजाया जा रहा है। फिर जाके मैंने रोका तो पता चला कि ये एक मेरा सब्सक्राइबर है, इसका नाम पिंटू है।
तो इसने बोला कि मैं आपका वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है कमेंट करना वीडियो पे। तो भाई मतलब मेरे गाड़ी के पीछे एक्चुअली में यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है, तो लोग देख के समझ जाते हैं कि चलो ठीक है AKS व्लॉग्स नाम से चैनल है, तो ये वही देख के, और इसलिए ये हॉर्न बजाया जा रहा था। और जब तक बात नहीं हुई, बात मैंने इसको साइड भी दिया था तो रोका नहीं, तब मैं समझ गया था कि कोई तो बात है। तो इस तरह से रोड पे रुकना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, रुक गया मैं। एक आधा तो कभी कभी लोग मिलते हैं, रुक जाना चाहिए।